हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो देखिए, इस साल का आज लास्ट डे है, कल से न्यू ईयर आ रहा है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं अलग, तो आप अगले साल के लिए कुछ रेजोल्यूशंस बना सकते हैं कि हमें ये बुक्स पढ़नी, हमें ये करना है, हमें ये करना है। जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, छोटे मोटे, जैसे कि मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है या ऐसा कुछ भी अगर आपको पसंद है, तो आप वैसा कुछ छोटा मोटा गोल बना सकते हैं। बहुत बड़ा गोल मत रखिएगा, क्योंकि वो अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अचीव नहीं हो पाता, फिर नेगेटिविटी आ जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें। अब हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट हुई है न्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। याद रखना है, सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौटी। सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। बुलंदशहर प्रिजन ऑफ यूपी, यानी यूपी में जो जेल है, बुलंदशहर जेल, इट हैज बीन अवॉर्डेड विद 5 स्टार रेटिंग्स बाय whom? अब इस जेल को, इस प्रिजन को, बुलंदशहर प्रिजन जो कि यूपी में है, इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। रेटिंग दी गई है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। और यह है क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट। थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर 2023, 2023 में सबसे अच्छी जगह काम करने के लिए कौन बनी है? बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, उन्होंने ये रैंकिंग निकाली है। तो उस हिसाब से टाटा स्टील जो है, ये बना है 2023 का ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब लगातार 6ठे साल टाटा स्टील ही बना है ग्रेट प्लेस टू वर्क। राइट। चलिए, इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आज के फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय, ये एक स्कीम का नाम है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। एम क्या है इसका? इट एम्स टू मॉडर्नाइज द रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सबको मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, बस यही एम है। याद रखना है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। राइट। फिफ्थ न्यूज की तरफ चलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, एक नई रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम क्या है? रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें क्या था कि हर एक स्टेट से डिटेल्स मांगी गई कि आपके एरिया, आपके स्टेट में कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, फिर उस हिसाब से जो है ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, फिर इसमें ऐसा था कि इतने लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने लाख किसी 2 व्हीलर के हुए हैं, तो वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, आज का 6th न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे एक हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा भाई अपने हिसाब से। मांगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? पहली चीज ये 720 मेगावाट कैपेसिटी है, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकता है। इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन, अब 2 कंट्रीज के बीच में ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कौन सी 2 कंट्रीज है वो? इंडिया एंड भूटान। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर इट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। फाइनेंशियल लेवल पे, आर्थिक लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे जितने भी असिस्टेंस इसको चाहिए, ठीक है, वो सारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। एंड नाउ हैंडेड ओवर टू डीजीपीसी। और अब ये हैंड ओवर कर दिया गया है डीजीपीसी को। डीजीपीसी क्या है? ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन इन भूटान। मतलब इंडिया ने सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह की, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की। उसके बाद जो भूटान के कॉर्पोरेशन है उन्हें ये दे दिया गया है, सारा हैंड ओवर कर दिया गया है। ठीक है। नाउ इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ है? द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ भूटान इंक्रीज बाय 44%। 44% जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भूटान की इंक्रीज हो गई है। मैंने शॉर्ट में लिखा है इंक्रीज, तो आप देख लीजिएगा। अब भूटान का वैसे भी हमने, अगर आपको याद होगा, हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था कि भूटान की कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रही है, तो उन्होंने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी कंपनी के साथ, क्योंकि हमने आई थिंक 4-5 दिन पहले ही पढ़ा ये करंट अफेयर है ना। तो पैक्ट साइन किया, तो उसका भी हम इससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाली न्यूज़ हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट पेज पे भी हम पढ़ेंगे कि इंडिया और भूटान के जो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में क्या रिलेशनशिप्स रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंडिया भूटान हाइड्रो पावर रिलेशंस। मतलब इंडिया और भूटान के बीच में जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इन सब से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे चला सारा काम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है द बायलैटरल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन cooperation began in 1961 when the जल ढाका एग्रीमेंट was signed। अब दोनों के बीच में जो ये हाइड्रो पावर रिलेशंस थे इंडिया और भूटान के बीच में, ये स्टार्ट होते हैं 1961 में जब जल ढाका एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब इसके अंदर क्या था, ये जो है जल ढाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में है। नाउ पावर जनरेटेड फ्रॉम द प्लांट बीइंग एक्सपोर्टेड टू भूटान, यहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो एक्सपोर्ट की जाएगी भूटान को। ठीक है, तो जो आप कहते हैं ना कि रिलेशन ये था, डील ये हुई थी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो भूटान को दी जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इस जो चूखा है ये, इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो है 36 मेगावाट, फुली फंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये वहां पे ही खुला है भूटान में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें पूरी की पूरी फंडिंग की है। ठीक है, थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं, वो जो हमने अभी पढ़ा पिछले पेज पे, मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कितनी कैपेसिटी है 720 मेगावाट एंड इट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड, रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो जल ढाका एग्रीमेंट हो गया, चुखा वाला हो गया एंड मंगदेछू हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने अच्छे से पढ़ लिए इंडिया भूटान हाइड्रो पावर रिलेशंस। अब आप मैप पे देखिए भूटान कहाँ पे है। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है एंड भूटान में क्या फेमस है, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर आपके दिमाग में जो होता है नेपाल और भूटान में कंफ्यूजन होता है, तो आप देखिए कि सिक्किम के लेफ्ट में आता है, राइट में आता है, कहाँ आता है ना। चलिए अब इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 7th पॉइंट है President laid foundation stone for the development of pilgrimage infrastructure at Ramappa Temple, तेलंगाना। So, हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है कि जो रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना में, वहां पे जो भी पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो धार्मिक यात्रा के लोग आते हैं उनके रहने वगैरह की जो भी व्यवस्था होती है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ी डेवलपमेंट की जाए, मतलब इस चीज पे फोकस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है, किस स्कीम के अंडर? अंडर प्रसाद स्कीम। अब प्रसाद स्कीम क्या है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट रामप्पा टेम्पल से इंपॉर्टेंट रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। चीफ स्कल्पचर कौन थे इसके? रामप्पा। अब है क्या कि चीफ स्कल्पचर ये थे जिन्होंने इसको बनाया, तो बस इन्हीं के नाम पे इस टेम्पल का नाम पड़ा है। और इंडिया में इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि अपने आर्किटेक्ट के नाम पर जिस टेम्पल का नाम पड़ा हो। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो सारा काम झाम हो रहा है कि पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसकी डेवलपमेंट हो रही है रामप्पा टेम्पल में, ये हो रही है प्रसाद स्कीम के अंडर। तो अब ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रसाद स्कीम है क्या, है ना। सो ये है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये मैंने कैपिटल्स में लिखे है फर्स्ट, ताकि आप याद कर सके। ऐसे याद भी नहीं करना है आपको, जस्ट एक बार रीड करना है, समझने की कोशिश कीजिए। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव क्वेश्चन आता है तो आप इजिली ताकि टिक मार्क कर पाए, राइट। चलिए अब आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 10 पॉइंट पीस प्लान टू एंड द वॉर विद रशिया हैज बीन आउटलाइन बाय विच कंट्री। 10 पॉइंट्स का एक शांति वाला प्लान, पीस प्लान बनाया गया है ताकि रशिया के साथ जो उस कंट्री की वॉर चल रही है उसे खत्म किया जा सके। तो ये जो 10 पॉइंट पीस प्लान है किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमारे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इनके द्वारा बनाया गया है। तो रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर, किसे नहीं पता, यूक्रेन से फिर इंडिया के जो भी लोग स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, सारे वापस आए हैं। तो काफ़ी न्यूज़ चली थी, आपके आस पड़ोस पे भी कोई आया होगा, है ना। तो उससे बड़ा ये यूक्रेन को हम रिलेट कर पाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर का फिर भी इतना ज़्यादा नहीं समझ आता लोगों को, ये समझ आता है कि यूक्रेन से सारे के सारे डॉक्टर वापस आए हैं पढ़ाई छोड़ के, है ना। तो वो चीज़ समझ आती है। तो बस रशिया ने वहां पे हमला किया, क्यों किया उसका भी रीजन था कि वो अपना बेस वहां पे दे रहा था यूएसए को, पर चलिए वो बात हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट इतना याद रखना है कि 10 पॉइंट पीस प्लान जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा आउटलाइन किया गया है। बहुत सारे एरियाज इसमें डिस्कस किए गए हैं कि जो है कॉपरेशन होगा, पीस ट्रीटी होगी, न्यूक्लियर एंड एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, ऐसे भी और है। ठीक है ना। दूसरी साइड से क्या रिस्पॉन्स है रशिया की साइड से? सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रेडी टू नेगोशिएट, अब वो समझौता करने के लिए तैयार है।
ठीक है, सो इतना सा है। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वहां पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको प्राइसिंग डिटेल्स दे दूंगी, राइट। एंड चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 9th पॉइंट है धनु यात्रा सेलिब्रेटेड इन बारगढ़ उड़ीसा। धनु यात्रा कहां पे सेलिब्रेट की जाती है? उड़ीसा में। अब ये धनु यात्रा है क्या? इट इज एन एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, मतलब थिएटर परफॉर्मेंस है, हर साल होती है। ड्रामा इसमें किया जाता है, मतलब ओपन एयर, खुले में किया जाता है, ठीक है। कंसीडर द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो है इसे कंसीडर किया जाता है। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत ये मानी जाती है, ठीक है। सो मोटा मोटा याद रखना है, धनु यात्रा है, उड़ीसा में मनाया जाता है, ओपन एयर थिएटर माना जाता है सबसे बड़ा वर्ल्ड का, ठीक है। चलिए आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बिल की बात की जा रही है, BMLTA बिल 2022 पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली। तो फुल फॉर्म बताएंगे तब तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको वैसे भी याद रखना है BMLTA बिल जो है कर्नाटका असेंबली के द्वारा पास किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बिल 2022। अब इस बिल के हिसाब से क्या रेगुलेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? नाउ दिस बिल हैज बीन लॉन्च्ड टू रेगुलेट द डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ अर्बन मोबिलिटी विद इन बेंगलुरु। बेंगलोर में जो भी अर्बन मोबिलिटी के साधन है, जैसे कि रोड हो गए आपके, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको डेवलप करना है, उसको ऑपरेट करना है, उसकी मेंटेनेंस, उसका सुपरविजन, ये सारा काम जो है इसके ऊपर कुछ नई नई चीजें आई होंगी, है ना, तो वो इसमें डिस्कस की गई है। चलिए आगे चलते हैं, आज का 11th पॉइंट पढ़ते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां भी किसी भी IIT का जिक्र हो गया ना, मतलब समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप्ड बाय विच IIT? क्वेश्चन आपको होगा, कानपुर है, दिल्ली है, मद्रास है, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आर्टिफिशियल हार्ट, ताकि किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पे आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की डील की गई है, किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। कानपुर कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं और आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अब्दुल्ला यामीन की। अब्दुल्ला यामीन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वैसे तो उनको जो है जेल भेजा गया है रिसेंटली 11 सालों के लिए, बट हम किसी क्रिमिनल के बारे में क्यों पढ़े, है ना, हमारा फिर तो नेगेटिव नॉलेज हो गई हमारे दिमाग में। बट ये एक फेमस पर्सनैलिटी थे मालदीव्स के, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जरा फिर डेप्थ में पढ़ते हैं। नाम है अब्दुल्ला यामीन, सेंटेंस टू 11 ईयर्स इन प्रिजन, 11 साल की इनको जेल हुई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्राइबरी, इनको मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी के लिए जो है जेल भेजा गया है। याद रखना है, अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं, आज की 13th न्यूज पढ़ते हैं। एज पर CEBR रिपोर्ट, पहले तो CEBR देख लेते हैं है क्या। CEBR stands for Center for Economics and Business Research. So CEBR रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया will become third largest economy by 2035 for the current 5th spot. From the current 5th spot, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, किसने रिलीज की है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इन्होंने। तो इसके हिसाब से इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2035 तक। रिसेंटली क्या स्पॉट है इंडिया का, क्या रैंक है? 5वां स्पॉट है, 5वें से तीसरे तक पहुंच जाएगा 2035 तक। कौन सा साल चल रहा है? लास्ट डे है 2022 का, मतलब 2023 से समझ लीजिए, है ना। चलिए, अब ये तो इन्होंने तो रिपोर्ट रिलीज की, रिपोर्ट का टाइटल क्या था, किस रिपोर्ट के हिसाब से है? रिपोर्ट का टाइटल था वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आज का 14th पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सप्लाइड टू इंडिया बाय विच कंट्री। मिसाइल सिस्टम है
जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो ये इंडिया को सप्लाई किया जाएगा कौन सी कंट्री से? रशिया से। मतलब इंडिया और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि रशिया प्रोवाइड करेगा इंडिया को टोटल 5 मिसाइल सिस्टम्स। ठीक है, चलिए आई होप आप सब नोट्स बना रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला पेज जो था इसके कंटेंट्स भी हो गए कंप्लीट, बट वेट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 15th पॉइंट है, आरबीआई हैज मैंडेटेड बैंक्स टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट्स बाय। आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक्स को कि वो अपना लॉकर एग्रीमेंट अपने कस्टमर्स के साथ रिन्यू करें 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से नए जो लॉकर एग्रीमेंट्स हैं, नए लॉकर प्रोसीजर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो इसीलिए फिर आरबीआई ने कहा है सारे बैंक्स को कि अपना लॉकर एग्रीमेंट अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो रिन्यू कर लें। ठीक है, चलिए 16th पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल हर्ट का हमने पढ़ा, आईआईटी कानपुर बना रहा है। तो अब दूसरा आता है दैट आईआईटी खड़गपुर इज रेडी टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट इन मलेशिया। आईआईटी खड़गपुर क्या कर रहा है? अपना वास्टनेस बढ़ाना चाहता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होना चाहता है, तो कुछ अपने और भी इंस्टीट्यूट्स अलग अलग लोकेशंस में खोल रहा है। तो सबसे पहले डिसाइड किया गया है कि पहला अपना इंस्टीट्यूट जो है ये मलेशिया में खोलेंगे। तो मलेशिया देखिए वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, मलेशिया की कैपिटल देखिए कहाँ पे है। उसके बाद मलेशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, क्या ये आइलैंड कंट्री है, क्या इसके साथ इंडोनेशिया वगैरह वो सारे एरियाज आते हैं, तो वो आप देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपको बार बार इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। ठीक है, आज का 17th पॉइंट, एक्चुअली हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने वहां पढ़ा था अटल सम्मान। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अटल सम्मान किसे दिया गया, बट आज हम इसको थोड़ा विस्तार फॉर्म में पढ़ेंगे कि 2022 अटल अन्वेषी शिखर सम्मान, 2022 का अटल अन्वेषी शिखर सम्मान न्यू दिल्ली में दिया गया है, एक समारोह हुआ था वहां दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है। इसको आप अटल सम्मान भी बोल सकते हैं शॉर्ट, बट अगर पेपर में ऐसे आ गया तो आपको पता होना चाहिए। और क्यों दिया गया है? ही इज अ साइंटिस्ट, और दिया गया है फॉर हिज स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ये आप ऐसा हल्का सा पढ़ लें, इसके बारे में ये चीजें क्या है वो ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस नाम याद रखना है, प्रभु चंद्र मिश्रा अटल सम्मान अवार्ड। राइट, इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड 18 पॉइंट आज का, एक और बीमारी फैल रही है तो बस उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री। पहला केस आया है ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा तो हमें पता है ना कि जिसमें बोन्स नहीं होती, और वो हम काफी कुछ पढ़ते हैं, कैसे लचीली सी बॉडी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, स्कूल्स में हमने पढ़ा था, तो मुझे वही थोड़ा बहुत याद है कि ऐसी चीज की कुछ इमेज होती थी, है ना। बाकी आपको ज्यादा पता होगा, तो मैं भूल भी गई हूँ, है ना। पर अमीबा इस तरह से कुछ दिखता है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, हम पढ़ते थे। तो ब्रेन को खाने वाला ये अमीबा एक इन्फेक्शन है। तो इसका पहला बड़ा खतरनाक केस कहाँ पे पाया गया? साउथ कोरिया में। तो यहाँ भी रखना आपने ध्यान, है ना। 19th पॉइंट आज का, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू गिव ₹1000 एज पोंगल गिफ्ट टू राशन कार्ड होल्डर्स। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1000 रुपए का पोंगल गिफ्ट देंगे। किसको? जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको। अनाउंस्ड बाय हुम? अनाउंस्ड बाय जो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टैलिन, इन्होंने ये अनाउंस किया। देखिए तमिलनाडु के सीएम का बार बार जिक्र आता है एम.के. स्टैलिन, तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। याद करना नहीं है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का 20th पॉइंट पढ़ते हैं। 20th पॉइंट क्या है? सीईओ ऑफ FSSAI। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके सीईओ कौन बने हैं? याद रखना है, गांजी कमलावी राव बने हैं। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा तो और कुछ पढ़ने वाला है नहीं, है ना। आगे चलते हैं, आज का 21st पॉइंट पढ़ते हैं। ये भी वन लाइनर ही एक तरह से। दैट MD एंड CEO ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। MD एंड CEO कौन बना है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के? तो वो बने हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। अब ये न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है, इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब पहले भी आई थी तो इनका टर्म थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। ठीक है,
चलिए, अब आता है आज का लास्ट पॉइंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। 22nd पॉइंट आज का डिस्कस करते हैं। सो एमपी गवर्नमेंट अब क्या करेगा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अब क्या करेगी? इट विल बिल्ड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड अ रिसर्च सेंटर एज अ पार्ट ऑफ हिज ग्रैंड मेमोरियल इन ग्वालियर। ग्वालियर क्या है? बर्थ प्लेस। मैंने सारा एक साथ में पढ़ दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो एक बहुत बड़ा स्टैचू, हमारे जो फॉर्मर प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, कौन नहीं जानता, तो उनका एक स्टैचू बनाया जाएगा। उसी के साथ में एक रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा। ठीक है, ये जो रिसर्च सेंटर है उनके ग्रैंड मेमोरियल के रूप में खोला जाएगा, उसके पार्ट के रूप में खोला जाएगा। कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पे? एमपी में। और ग्वालियर में ही क्यों खोला जाएगा? बिकॉज दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप सबको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, राइट। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।